हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्प योरसेल्फ में। कल हमने पढ़ा साइकोलॉजी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है और साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है। हमने ये भी पढ़ा कि साइकोलॉजी के मेन गोल क्या होते हैं और उसके एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे साइकोलॉजी का सेकेंड पार्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 2। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि साइकोलॉजी की फोर्स कौन कौन सी हैं जिनसे साइकोलॉजी काफ़ी फेमस हुई। तो पहली इसकी फोर्स है बिहेवियरिज्म, जो दी थी जे.बी. वॉटसन ने। यह पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी को काफ़ी फेमस बना दिया और एक साइकोलॉजी का दौर चल पड़ा। सेकंड हमारी फोर्स, या हम इसे वेव भी कह सकते हैं, वो थी साइको एनालिसिस। यह दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, जिन्होंने साइकोलॉजी को फिर से फेमस कर दिया। और तीसरी इसकी फोर्स आई थी ह्यूमनिज्म। इसके फादर कहा जाता है, इसके फादर दो लोगों को कहा जाता है, एक है अब्राहम मास्लो और दूसरे कार्ल रोजर्स। यह दो फेमस इंसान हुए हैं या फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी के तीसरी वेव ह्यूमनिज्म को काफ़ी फेमस बनाया और इन्होंने इसके में काफ़ी काम किया है। इनको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि साइकोलॉजी की 3 फोर्स होती हैं और वो है बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म। आइए हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में। साइकोलॉजी के स्कूल का मतलब वह नहीं होता जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है, होमवर्क देता है, लेक्चर होते हैं, नहीं। साइकोलॉजी में स्कूल का मतलब होता है एक संप्रदाय, एक विचारधारा जिसका कई साइकोलॉजिस्ट एक ही विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि साइकोलॉजी में कौन कौन से स्कूल रहे हैं। पहला स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, जिसका समर्थन किया था या जिसके फादर हम कह सकते हैं विल्हेम वुंट। यह स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि 1879 में इन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब खोली लिप्जिग में और इनके शिष्य हुए हैं टिश्नर। इन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म में काफ़ी काम किया है। इस स्कूल का मेन फोकस था कॉन्शियसनेस के ऊपर और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे सेंसेशन के ऊपर। और इस सेंसेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने एक मेथड को अपनाया जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन वह विधि है जिसमें एक इंडिविजुअल पर्सन अपने एक्सपीरियंस बताता है कि उसने कैसा कैसा महसूस किया और उसे कैसा अब लग रहा है, वो सब बताता है, मतलब अपने अंदर की बातें बताता है। यह विधि एक सब्जेक्टिव विधि है, यह सब्जेक्टिव है। इसको सब्जेक्टिव विधि को दूसरे लोगों से ऑब्जर्व नहीं किया जाता और ना ही इसे दूसरे लोगों की तरह उनसे वेरीफाइड किया गया, इसलिए इसको सही नहीं माना गया। क्योंकि इंसान कैसा फील कर रहा है वह खुद ही बता सकता है, कोई दूसरा यह नहीं बता सकता कि वो उस तरह तक फील कर रहा है। मतलब सामने वाला क्या फील कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसके जैसा फील नहीं कर सकते। यह इस विधि का एक क्रिटिसिज्म था। सेकंड स्कूल आया फंक्शनलिज्म, जिसके फादर रहे हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर रहे हैं और इनके साथ साथ दूसरा जो फेमस साइकोलॉजिस्ट इसमें था वो था जॉन डीवी। जॉन डीवी भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। और इस स्कूल की अप्रोच रही है स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। इस स्कूल ने ह्यूमन माइंड के ऊपर काफ़ी काम किया और इन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अर्थात इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की, माइंड के स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। मेन फोकस उनका यही रहा था, माइंड का स्ट्रक्चर और ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। उन्होंने कहा कि मेंटल प्रोसेस के द्वारा अपनी मेंटल एक्टिविटी
के साथ वो कैसे एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और कैसे किसी चीज़ को उसको फील करता है। और इसके लिए इन्होंने मेन जो मेथड थे, इन्होंने भी वही मेथड अपनाया जो हमने ऊपर वाले स्कूल में पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा ही इन्होंने व्यक्ति से पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो हमें बताएं। थर्ड जो स्कूल आया था वह रहा है बिहेवियरिज्म। यह लगभग 1912 के आसपास आया था और फंक्शनलिज्म आया था 1895 और स्ट्रक्चरलिज्म जैसा कि बताया 1879 में इसकी शुरुआत मानी गई। तो बिहेवियरिज्म के फादर किसे कहा जाता है? जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, बिहेवियरिज्म के फादर J.B. वॉटसन को माना गया। ये थे इनके मेन फादर, यानी कि मेन साइकोलॉजिस्ट जो काफ़ी फेमस हुए। इन्हीं की वजह से बिहेवियरिज्म फेमस हुआ था। इनके साथ साथ कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जैसे स्किनर, पेवलोव, हल और थॉर्नडाइक। इन्होंने भी बिहेवियरिज्म में काफ़ी अच्छा काम किया है। इनका मेन था ह्यूमन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, यह जानना कि बिहेवियर का क्या क्या फ़र्क पड़ता है बिहेवियर के ऊपर एनवायरनमेंट का। वह देखते थे कि इंसान किसी स्टिमुलस के प्रति कैसे रिएक्ट करता है, यानी कैसे रिस्पॉन्स देता है, इसकी स्टडी ये करना चाहते थे। और इनका मेन मेथड था ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाते थे। इसके बाद इसके साथ साथ ही J.B. वॉटसन की एक फेमस डेफिनेशन बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में डाले तो वैसा ही बनता है। अर्थात उन्होंने कहा कि मुझे एक चाइल्ड दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं एक बच्चे को डॉक्टर, टीचर और कुछ भी बना सकता हूँ, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे एक बच्चा जो होता है वो कोरी स्लेट होता है और जिसको उस बच्चे को हम जैसा एनवायरनमेंट देंगे वो बच्चा वैसा ही बनेगा। जैसे एक बच्चे को एक डॉक्टर का एनवायरनमेंट देंगे, एक पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट देंगे तो वो डॉक्टर बनेगा, और एक टीचर यानी कि एक बच्चे को शुरू से पढ़ाई में और पढ़ाई का एनवायरनमेंट देंगे तो वो टीचर बनेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं एक बच्चे को चोर भी बना सकता हूँ। अर्थात उन्होंने एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस किया कि जैसे सिचुएशन हम रखेंगे, जैसा हम एनवायरनमेंट रखेंगे वैसा ही बच्चा बड़ा होकर बनेगा। इसके बाद फोर्थ स्कूल आया हमारा गेस्टॉल्टिज्म के। यह आया था 1920 में और इसके फादर कहा जा सकता है, अब फादर माना गया मैक्स वर्दीमर को इस स्कूल का फादर माना गया। इनके साथ साथ जो फेमस और भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं कॉफका और कोहलर। इन्होंने भी इस स्कूल में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। इनका मानना था कि इंसान इनसाइट के ऊपर काम करता है। अर्थात इन्होंने माना जो भी इंसान परसीव करता है वो एज ए होल परसीव करता है। यहाँ गेस्टॉल्ट का मतलब है एज ए होल, यानी कि इंसान टुकड़ों में परसीव नहीं करता, एक पूरा परसीव करता है, एज ए होल परसीव करता है। इसमें एक हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि कुछ ब्लाइंड इंसान पर्सन को या फिर आंखों पे पट्टी बांध के उनको एक हाथी के सामने रखा गया और उनको कहा कि आप इनको टच करके बताइए कि ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि हमने फेमस ये कहानी सुनी है, किसी ने उसकी पूंछ को छुआ तो उन्होंने कहा कि रस्सी के जैसे एक मोटी रस्सी है। किसी ने उस हाथी के पैर को छुआ तो उन्होंने कहा ये तो मोटा तना है। तो ऐसे ही इनका गेस्टॉल्ट का मानना है कि जैसा हम परसीव करते हैं
वही इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक जाती है। जो हमने परसीव किया वो एज ए होल परसीव किया। तो इनका जो मेन मेथड था वो था मेन मेथड अंतर्दृष्टि, कह सकते हैं हम हिंदी में इसको, अंतर्दृष्टि और इंसाइट। और इसके साथ साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन का भी यूज किया। उन्होंने परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को एक एलिमेंट नहीं बल्कि एक होलिस्टिक चीज माना उन्होंने, कि इंसान की जो परसेप्शन है वही सब कुछ है। इसके बाद 5th स्कूल हुआ साइको एनालिसिस का, जो कि हमने 3 वेव्स या 3 फोर्स में भी देखा था। इनके फादर माना जाता है सिगमंड फ्रॉइड को, और यह आया था लगभग 1900 में आया था ये। इनके अलावा 1-2 साइकोलॉजिस्ट और हुए हैं, जैसे एना फ्रॉइड और कार्ल जंग और एरिक्सन। यह भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने साइको एनालिसिस में काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन जो फादर की बात आती है, जो मेन साइकोलॉजिस्ट की बात आती है, वो है सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने अनकॉन्शियस के ऊपर काफ़ी फोकस किया। इनकी जो मेन स्टडी हुई वो सारी अनकॉन्शियस को लेकर हुई थी। इनका सारा फोकस इसी के ऊपर था। उनका मानना था कि इंसान जो भी कार्य करता है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड से मोटिवेटेड होकर करता है। उन्होंने कहा कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमारे माइंड का लगभग 90% पार्ट होता है, इसमें कुछ डिज़ायर होती हैं, कुछ हमारी पूरी हुई, मतलब पूरी नहीं होती, कुछ डिज़ायर होती है जो हम किसी को बताते नहीं, वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में ही रहती हैं। और उन्होंने कहा कि हम जो भी कार्य करते हैं वो प्लेजर के लिए करते हैं, संतुष्टि के लिए करते हैं। तो इनका जो मेन मेथड रहा था अनकॉन्शियस को बाहर लाने के लिए, अनकॉन्शियस को जानने के लिए, वो रहे थे ड्रीमिंग मेथड, जिसमें इंसान अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसने आज क्या ड्रीम देखा, और एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम आगे अंदाज़ा लगा लेते हैं। और एक इन्होंने जो यूज़ किया था वो था फ्री एसोसिएशन। ये थी सिगमंड फ्रॉइड की कुछ विधि जिनसे ये अनकॉन्शियस को अनकवर करने में हेल्प लेते थे। इसके बाद 6 हमारा स्कूल आया था ह्यूमनिज्म। यह भी वह 3 फोर्स थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जिसके फादर थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर। इनको मेन माना गया, इन दोनों को। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ह्यूमनिज्म किसने दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि ह्यूमनिज्म किसने दिया था। अगर ऑप्शन में सिर्फ एक है अब्राहम मैस्लो तो ये टिक करेंगे, और कई बार उल्टा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाए अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने कौन से स्कूल की स्थापना की, तो आंसर होगा ह्यूमनिज्म का मानना था कि इंसान का जो नेचर है वो बहुत पॉजिटिव होता है। उसे अपने ग्रोथ का, अपने पोटेंशियल का पूरा अधिकार है कि वो उनको ग्रोथ कर सके और उनको जान सके। इनका जो मेन मोटिव रहा था या फोकस रहा था वो था सेल्फ के ऊपर, खुद को जानना और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर पहुंचना। यह एक सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जहाँ पर इंसान अपने बारे में सब कुछ जान लेता, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कमियों को सब कुछ जान लेता है। तो इन्होंने ह्यूमन के बिल्कुल ही पॉजिटिव वे के ऊपर फोकस किया, उनके पोटेंशियल के ऊपर, कि इंसान खुद को पहचाने और इस स्थिति पर पहुंचे, यानी पर्सनल ग्रोथ पर उन्होंने फोकस किया। इसके बाद 7th स्कूल आता है
जो कि आज बहुत प्रचलित भी है, कॉग्निटिविज्म। इस स्कूल के फादर कहा जाता है एडवर्ड टॉलमैन को। इनका स्कूल का फादर कहा जाता है। इनके साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जीन पियाजे, जो कि बहुत फेमस हुए। इन्होंने अपने ही बच्चों के ऊपर स्टडी की थी, इसलिए ये काफ़ी फेमस बन जाते हैं। लेकिन जो फादर की बात आती है तो वो एडवर्ड टॉलमैन है। इनका फोकस था मेंटल प्रोसेस के ऊपर, कि मेंटल प्रोसेस क्या होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। लाइक एक पीपल या इंडिविजुअल कैसे सोचता है, हाउ पीपल थिंक, कैसे वो परसीव करता है, और कैसे वो चीज़ों को याद रखता है, रिमेंबर, और कैसे सीखता है। यह सब पर इन्होंने फोकस किया था। और कॉग्निटिव आज साइकोलॉजी की एक ब्रांच है। कॉग्निटिव साइंस कह सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी फेमस हुई और यह साइकोलॉजी की एक ब्रांच बनकर उभरी है। तो इनका फोकस था मेंटल प्रोसेस के ऊपर, कैसे एक इंसान काम करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे परसीव करता है और कैसे चीज़ों को याद रखता है। ये थे हमारे साइकोलॉजी के स्कूल्स। इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ताकि हमें थोड़ी हेल्प मिल जाए। जो मैंने आपके एग्ज़ाम बताए, टीचिंग एग्ज़ाम, वो मोस्टली होते हैं एजुकेशन के। तो हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी की पहले थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं और इससे आगे हम थोड़ा अगली वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन से शुरू होता है। तो बिहेवियरिज्म के फादर जेबी वॉटसन के एक शिष्य यानी कि स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया। उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जो कि उन्होंने एनिमल्स पे किए, और उनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा गया है। वह स्टूडेंट थे थॉर्नडाइक। इनका नाम पूरा है E.L. थॉर्नडाइक भी आपको मिल सकता है। इन्हें कहा गया फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने एनिमल्स पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जो कि आज अपनी एजुकेशन में, अपनी क्लास में, अपनी स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से, थोड़ा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से थे। जैसे इन्होंने, आपने सुना होगा लॉ ऑफ लर्निंग। इनके जो लर्निंग के लॉ थे, जैसे रेडीनेस और प्रैक्टिस और इफेक्टिवनेस, यह 3 लर्निंग के इन्होंने लॉ दिए थे। इसके साथ साथ हम आज देखिए स्कूल में क्या चल रहा है। जैसे हमें स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, वो भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। रिवॉर्ड, हमें कुछ अच्छा करने पर हमें रिवॉर्ड मिलता है, वो भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये सारे, और इसके साथ साथ एक होमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्कूल में, वो भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है? होमवर्क का कॉन्सेप्ट, पनिशमेंट का, यानी कि जो हमें स्कूल में मार पड़ी है वो इन्हीं का कॉन्सेप्ट रहा है, और रिवॉर्ड, कुछ अच्छा करने पर हमें कई बार टॉफी मिलती है या फिर कोई और प्राइज मिलता है, स्टार भी मिलता है स्कूल में, तो वो रहा है रिवॉर्ड, इन्हीं की देन रहा है। इन्होंने, ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें गॉड ऑफ साइकोलॉजी या गॉड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कह सकते हैं हम। इस टाइम पर इनको गॉड माना जाता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी
थ्योरी दी हैं जो कि एजुकेशन के अंडर आती हैं, जैसे डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी, इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने दी, लर्निंग की थ्योरी इन्होंने दी। तो कह सकते हैं कि एजुकेशन के काफ़ी फील्ड में इन्होंने काम किया है। लेकिन इसके बाद एक और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इनको चैलेंज किया, और उनका नाम क्या है? उनका नाम हुआ है जॉन डीवी। जॉन डीवी एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इनको चैलेंज किया। अब थॉर्नडाइक के जो जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट थे वो थे एनिमल के ऊपर, लेकिन जॉन डीवी ने अपने एक्सपेरिमेंट करके देखे ह्यूमन के ऊपर। यानी कि इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट ह्यूमन के ऊपर किया, और इन्होंने ऐसा करने के लिए एक लैब या एक्सपेरिमेंट के लिए एक स्कूल खोला, जहाँ पर इन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने अप्लाई कर करके देखा कि कौन सा मेथड बच्चों पर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जैसा कि हमारे थॉर्नडाइक ने कहा था, लेक्चर मेथड अच्छा रहता है। जॉन डीवी ने इसका क्रिटिसाइज किया, नकार दिया कि यह बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा मेथड नहीं रहा है। जॉन डीवी ने कहा कि प्रोजेक्टिव मेथड काफ़ी अच्छा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी अच्छा है। इनका फोकस रहा है कि बच्चा तब ज़्यादा सीखता है जब वह खुद करके देखता है। यानी कि उन्होंने कहा जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा। तो ये थी हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी की थोड़ी हिस्ट्री। तो आज के टाइम में हम कह सकते हैं, अगर हमारे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जो आज का स्कूल सिस्टम है वो किसके आइडिया पर बेस्ड है, तो आंसर होगा जॉन डीवी। आज का जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो जॉन डीवी के आइडियाज़ पर काम करता है। तो आज की वीडियो में हमने इतना जाना, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एजुकेशन का वर्ड कहाँ से निकला है और क्या क्या इसमें आगे हम एजुकेशन की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।